राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ साइकोलॉजी, और जहाँ पर हम ऑर्गेनन का जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में रिवीजन किया था इंट्रोडक्शन का, डेफिनेशन का, वर्ड मीनिंग का और हिस्ट्री का। सो आज हम रिवीजन करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और उसके इंट्रोडक्शन से लेकर उसके जो 6 टॉपिक्स है, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। इन सारे 6 टॉपिक्स को हमने एक वीडियो में इन डिटेल कवर किया है, लेकिन यहाँ पर हम उसे क्विकली रिवाइज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सीरीज़ के साथ बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, और मुझे पता चले कि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है उसके लिए वीडियोज़ को लाइक करना होगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Schools of psychology. While talking about the history of psychology, Ebbinghaus said that psychology has a long past but a short history. मतलब साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में बात करते हुए एबिंगहॉस ने बताया कि साइकोलॉजी का पास्ट बहुत लंबा है, क्योंकि ये फिलोसॉफी का एक सब्जेक्ट था, फिर उसमें से अलग हुआ, फिर उस पर बहुत सारी रिसर्च हुई, लेकिन इसकी हिस्ट्री है वो बहुत ही छोटी है, और ये हमने हिस्ट्री में देखा ही है। इट इज़ ट्रू ऑल्सो बिकॉज इफ़ वी सी साइकोलॉजी इज टू यंग इन कंपेयर टू अदर साइंस, बट इट्स जर्नी इज नॉट टू शॉर्ट. It starts with legions of the era of like Aristotle, Saint Augustine and Democritus. Even hundreds of years before the Christ, it emerged through contribution of von Tishner and Watson and nurtured by Freud, Kafka, Kohler and Maslow and many more. मतलब इसकी हिस्ट्री बहुत छोटी है, ये बात सच है, लेकिन साइकोलॉजी को हम अगर देखें तो एक बहुत ही यंग सब्जेक्ट की तरह देखते हैं। हमें ऐसा लगता है साइकोलॉजी सुनने के बाद कि ये सब्जेक्ट शायद पहले एग्जिस्ट नहीं करता था या फिर ऐसा, लेकिन कंपेयर टू अदर साइंस इसकी प्रोग्रेस है वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। फिलोसॉफी जब से था तब से उसमें साइकोलॉजी इंक्लूडेड था, मतलब वो बहुत पहले से है। अदर साइंस मतलब बाकी के साइंस के कंपेयर में अगर देखें तो इसकी हिस्ट्री भी कुछ शॉर्ट नहीं है। ये भी एरिस्टोटल के टाइम से और उस मतलब 100 ऑफ ईयर्स उससे पहले से भी, क्राइस्ट के टाइम के पहले से भी ये सब्जेक्ट है वो इमर्ज होना स्टार्ट हुआ था बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉन टिचनर एंड मेडिसन। मतलब ये है वो उस पर इतनी चर्चा नहीं हुई, इसलिए ये बहुत आउटग्रो नहीं हो पाया, लेकिन इसकी हिस्ट्री भी बाकी के साइंस के कंपेयर में लंबी रही है। When psychology splitted off from its parental science, physiology and philosophy and emerged as an independent science as a contradiction aroused between the psychologists regarding the scope, area and subject matter of psychology. मतलब जब साइकोलॉजी को उसके पेरेंटल साइंस मतलब जिस सब्जेक्ट से उसको अलग किया गया एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, वो थे फिजियोलॉजी एंड फिलोसॉफी। तो फिजियोलॉजी इसलिए क्योंकि माइंड इज इन्वॉल्व, एंड फिलोसॉफी इसलिए क्योंकि माइंड प्रोसेसेस, बिहेवियर्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस टॉपिक से उठाई गई है। तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है साइकोलॉजी। तो पेरेंटल सब्जेक्ट से जब इसको लिया गया एज एन इंडिपेंडेंट साइंस, जब ये डेवलप हुआ तो बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस थे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि फिजियोलॉजिस्ट की स्कोप क्या होगा, इसका कौन से एरियाज़ है वो इसमें कवर होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स है वो जो सबसे ज़्यादा मैटर करने चाहिए साइकोलॉजी में, एंड ऑल दैट। यानी कि 18th मतलब एंड ऑफ द 18th सेंचुरी से लेकर मिड ऑफ द 19th सेंचुरी तक जो साइकोलॉजिस्ट थे वो डिवाइड करते रह गए कि सिर्फ इसमें स्टडी क्या होगा। मतलब समझो कि कितने साल सिर्फ ये सोचने में चले गए कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ा क्या जाएगा एंड हाउ दे शुड स्टडी इट, और उसको कैसे पढ़ना है। एज अ रिजल्ट इट गिव बर्थ टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज, और इसके रिजल्ट में मतलब लंबे डिस्कशन के रिजल्ट में बहुत सारे डिफरेंट आइडियोलॉजीज इमर्ज हुई। आइडियोलॉजीज यहाँ पर आप ऐसा कंसिडर कर लो कि बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स आपके सामने आ गए कि इस तरीके से या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से, और सबके कुछ अपने स्कोप एंड लिमिटेशंस थे और कुछ में लिमिटेशंस थे, इसीलिए नए सब्जेक्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। सो दिस डिफरेंट आइडियोलॉजीज आर रिगार्डेड एज स्कूल्स, और ये आइडियोलॉजीज को हमने यहाँ पर स्कूल्स का नाम दिया। स्कूल्स
मतलब कि स्कूल इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर सर्टेन फंडामेंटल्स, मेथडोलॉजीज एंड थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। स्कूल यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स होंगे उसके, कुछ मेथड होगी उसकी स्टडी की, और कुछ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे। जो मेन स्कूल्स है इसके अंदर वो 6 हैं। पहला है स्ट्रक्चरलिज्म, दूसरा फंक्शनलिज्म, थर्ड इज साइको एनालिसिस, फोर्थ इज जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, फिफ्थ इज बिहेवियरिज्म, सिक्स्थ इज ह्यूमन साइकोलॉजी। और अब हम सबसे पहला जो है स्ट्रक्चरलिज्म उससे स्टार्ट करते हैं। दिस हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1875 एंड डेवलप्ड अप टू 1930। तो जो फर्स्ट फॉर्मल स्कूल था, दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी एम्ड एट एनालाइजिंग द बेसिक एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस मेंटल एक्सपीरियंस। तो ये पहला स्कूल था जो इमर्ज हुआ था साइकोलॉजी में, जो एक अलग थॉट की तरीके से प्रेजेंट किया गया था, और उसका एम ये था कि यहाँ पर हम कुछ एनालिसिस करेंगे कुछ बेसिक एलिमेंट्स का, जिसके बेसिस पर कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ मेंटल प्रोसेसेस फॉर्म हो रही है, मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स का, एंड कॉन्शियस मेंटल एक्सपीरियंस का, यानी कि मेंटल जब कॉन्शियस है तो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो कॉन्शियसनेस में जो भी मेंटल एक्सपीरियंस है, ये 3 चीज़ों को यहाँ पर मतलब थोड़ा एलिब्रेट किया गया। स्ट्रक्चरलिज्म ग्रू आउट ऑफ द वर्क ऑफ वुंड एंड ही स्टूडेंट टिचनर। तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है, जो ये थियरी है, वो दी गई है वुंड के द्वारा, विलियम वुंड, एंड उनके एक स्टूडेंट है टिचनर। तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ये थियरी को डेवलप करने में। दिस साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट the chief purpose of psychology was to find the units or the elements which make up the mind। यानी कि इन लोगों का ऐसा मानना था कि जो मेन पर्पस है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए साइकोलॉजी पढ़ते समय, वो था कि कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या यूनिट्स हैं जो माइंड को बनाने के लिए मतलब यूज़फुल होते हैं इन मतलब स्ट्रक्चर ऑल्सो, और फिर उसकी जो प्रोसेस है उसमें भी। Wundt proposed that psychology should focus on analyzing the content of consciousness in order to determine the basic elements and the relationship between them. His main interest was in an immediate consciousness। मतलब वुंड ने ये प्रपोज किया साइकोलॉजी की इस थियरी में कि उसका फोकस है वो ऐसी चीज़ों को, ऐसे कंटेंट को एनालाइज करने में जा रहा है, वो ऐसी चीज़ों में अपना फोकस लगा रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि क्या कॉन्शियसनेस में क्या क्या चीज़ें हो रही है किसी पर्सन के साथ, और इससे वो कुछ बेसिक एलिमेंट्स और उनके बीच के रिलेशनशिप्स को डिटरमाइन करते थे। और इसीलिए जो उनका इमीडिएट इंटरेस्ट था, जो मेन फोकस था उनका, वो था इमीडिएट कॉन्शियसनेस पे। बोथ टिचनर एंड वुंड थॉट that immediate consciousness has a great importance to understand mind। उन दोनों का ऐसा मानना था कि ये immediate consciousness है वो बहुत ही ज़्यादा important है माइंड के लिए। and this experience of immediate consciousness is like experience of awareness। और immediate consciousness यानी कि जब भी हम conscious है तो हमारे क्या क्या experience है, तो awareness में हमारे क्या experience है वो, तो ये represent करता है कि experience of awareness है। और we can say that awareness is the part of immediate consciousness and for this the method used was introspection। so इसके लिए जो method use की गई थी वो थी introspection। for introspection we need a subject यानी कि एक person वो work as an observer and can feel as what is going in mind। मतलब introspection यानी कि कोई person चाहिए जो अपने आप पे और ऑब्जर्वर की तरह काम कर सके कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, किस चीज़ के बाद क्या चीज़ उसके दिमाग में आ रही है, एंड ऑल दैट इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई। मतलब जब भी किसी ने कुछ बोला तो उसे किस बात पर गुस्सा आया, किस बात पर हंसी आई, इंट्रोस्पेक्ट करना। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों उस किसी बात पर किसी को हंसी आती है, किसी को हंसी नहीं आती, मतलब क्या बैकग्राउंड में माइंड प्रोसेसेस चल रहे हैं। एंड ही कैन टेल दैट ऑल इन वर्बल रिपोर्ट। और वो सारी बातें जो उसने ऑब्जर्व की वो वर्बल रिपोर्ट में बता पाए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ समवन सेज आई एम हंग्री, इट मीन्स दैट एट दैट टाइम आई एम इंट्रोस्पेक्टिंग कि मुझे भूख लगी है। टिचनर कॉल्ड द इंट्रोस्पेक्शन एज अ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। और टिचनर ने इसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन का नाम दिया। अकॉर्डिंग टू टिचनर द मेन गोल ऑफ साइकोलॉजी वॉज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। यानी कि उनके अकॉर्डिंग जो मेन गोल था साइकोलॉजी का वो ये था कि माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है। दस द कॉन्सेप्ट वॉज लेबल्ड एज स्ट्रक्चरलिज्म। सो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म में हम इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कब किस एक्शन के लिए कौन सा रिएक्शन माइंड में प्रोड्यूस हो रहा है।
ये स्ट्रक्चरलिज्म की थियरी में कुछ बेसिक एलिमेंट्स को हम इम्पोर्टेंस देते हैं और उस चीज़ों को नोटिस करते हैं, और वो चीज़ होती है इमीडिएट कॉन्शियसनेस में। मतलब जब भी इंसान कॉन्शियस है, अवेयर है, तो उसके एक्सपीरियंस क्या क्या है, ये चीज़ें हम स्ट्रक्चरलिज्म में उस पर फोकस करते हैं। तो कॉन्शियसनेस वाली बात, सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखने के लिए। अब बात आई फंक्शनलिज्म की। देखो, स्ट्रक्चरलिज्म विलियम वुंड और उनके स्टूडेंट टिंचनर ने डेवलप किया, और उसमें हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की, मैंने सब कुछ आपको इजी वर्ड्स में बस समझा दिया। एक बार नहीं, 2 बार हमने उसको अच्छे से समझ लिया। अगर आपने अच्छे से किसी चीज़ को समझा है तो फिर आप उसको अपने वर्ड्स में इजीली लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड इसी वे में लिखो, फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। मतलब आपने जो समझा है वो आप समझा सको, इस तरीके से आपको लिखना है। अभी फंक्शनलिज्म में हम देखते हैं कि क्या हम समझ सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़ अलग है स्ट्रक्चरलिज्म से। 1890 से 1933 तक, ठीक है, an early school of psychology that was concerned with how humans and animals use mental process in adapting to their environment। मतलब जो फंक्शनलिज्म है वो सबसे पहली ऐसी स्कूल है साइकोलॉजी की, या फिर पहले मतलब अर्लीस्ट स्कूल है साइकोलॉजी की, जो ये चीज़ के साथ उनका ध्यान रहता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स अपनी मेंटल प्रोसेस को किसी भी एनवायरनमेंट में एडेप्ट करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। देखो, structuralism was soon challenged by William James and some psychologists who felt that their new field shouldn't focus on structure of consciousness but on its function। मतलब कुछ लोगों का, जैसे कि विलियम जेम्स और उनके साथ कुछ और साइकोलॉजिस्ट थे, उनका ऐसा मानना था और उनको ऐसा फील हुआ कि आगे जाके जब न्यू फील्ड्स डेवलप होगी, डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसा सब्जेक्ट या फिर एक ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिस पर प्राइमरी फोकस हो। उनको ऐसा लगता था कि फंक्शंस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जेम्स वॉज इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द मेंटल प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, और जेम्स का मेन इंटरेस्ट था कि वो ये समझे कि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी एनिमल कैसे एडेप्ट करता है किसी भी एनवायरनमेंट में, एंड द प्रोसेस दैट हेल्प द ह्यूमन एंड एनिमल्स ऑल्सो एडेप्ट द एनवायरनमेंट। मतलब ये समझना कि कैसे ह्यूमंस एनिमल्स अब तक सर्वाइव कर गए, कैसे उन्होंने एडेप्ट किया, तो मेनली ये एडेप्शन कैसे हुआ, कैसे सर्वाइवल हुआ, ये चीज़ें जानने के लिए जेम्स है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। James said that psychology should concern with not only what mind is made of but also how and why it works as it does। मतलब उनका ऐसा मानना था कि स्ट्रक्चर यानी कि माइंड कैसे बना है, सिर्फ यही जानना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको, बल्कि ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि माइंड कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, मतलब क्या ज़रूरत है माइंड को काम करने की, और वो कैसे काम कर रहा है, कैसे वो इवॉल्व हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ हीज प्रैक्टिकल एम्फोसिस ऑन द फंक्शनल प्रैक्टिकल नेचर ऑफ द माइंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी बिकम फंक्शनलिज्म। और उनका यहीं सब प्रैक्टिकल एम्फेसिस की वजह से जो फंक्शनल प्रैक्टिकल नेचर था माइंड का, उस कॉन्सेप्ट पे साइकोलॉजी में ये एक नया स्कूल बना जो कि है फंक्शनलिज्म का। फंक्शनलिज्म वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन्स थियरी। डार्विन्स थियरी यानी कि थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ये क्या है? ओनली दो स्पीसीज विल सर्वाइव विच हैव द स्ट्रॉन्ग विल टू सर्वाइव, will or desire to survive, or the species which have a power to fight with the natural problems or cope up with the problems in the survival। यानी कि सिर्फ ऐसे ही स्पीसीज सर्वाइव कर पाएंगे जिनकी या तो बहुत ही ज़्यादा इच्छा है सर्वाइव करने की, या तो वो एक दूसरे से पावर की लड़ाई में जीत रहे हैं सर्वाइव करने के लिए नेचर में, या तो फिर वो किसी भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से कोप अप कर रहे हैं, एडेप्ट कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। एंड दोज कैरेक्टरिस्टिक विच हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और उसमें से जो चीज़ उनको हेल्प हुई सर्वाइव करने के लिए वो बाय डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन हेरिडिटरी पास ऑन होती ही है। सो ये चीज़ों के साथ सिमिलरली द कॉन्शियसनेस, और ऐसे ही कॉन्शियसनेस भी एक वैसी चीज़ है। सो ये पूरी डार्विन थियरी थी। तो उनका ऐसा मानना था कि इस थियरी के बेस कौन सी ऐसी चीज़ है या फिर कॉन्शियसनेस क्यों है वो पास ऑन हुई, कैसे वो हेल्प कर रही थी हमें सर्वाइवल के लिए। तो ये फंक्शनलिज्म में वो ये स्टडी करते हैं कि कैसे सारी चीज़ें फंक्शन हो रही है। कॉन्शियसनेस इज़ यूनिकली ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। कॉन्शियसनेस है वो यूनिकली मतलब अलग है ह्यूमन की, कैसी अलग कैरेक्टरिस्टिक है जो ह्यूमंस को दूसरों से अलग बनाती है। जेम्स एम्फसाइज द पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस। ही फेल्ट दैट
consciousness must have some biological use or else it would not survive. मतलब जेम्स का ऐसा मानना था, उन्होंने ये पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस में ऐसा बताया कि उन्हें ऐसा फील किया है कि कॉन्शियसनेस में भी कुछ ऐसा बायोलॉजिकल यूज़ हुआ होगा जिसकी वजह से वो अभी तक है इंसानों में, अदरवाइज ये अगर सर्वाइवल में हेल्प नहीं करती तो ये खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाती. सो दिस इज़ व्हाट फंक्शनलिज्म इज. सो इन इट फंक्शन इज़ टू मेक द ह्यूमन बीइंग अ बेटर एडेप्टेड एनिमल. और कॉन्शियसनेस का फंक्शन भी यही है कि वो कैसे एक इंसान को बेटर एडेप्टेड एनिमल बना पाए. फंक्शनलिज्म ऑल्सो यूज द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एज अ टूल. सो फंक्शनलिज्म में भी इंट्रोस्पेक्शन की मेथड ही एज अ टूल यूज़ की जाती है. Functionalism covered some mental processes like learning, perceiving, memory, thinking and personality. So functionalism में कुछ mental processes हैं वो इस टॉपिक के अंदर कवर होती है, जैसे कि लर्निंग है, परसीविंग है, मेमोरी है, थिंकिंग है, पर्सनालिटी है. इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी, तो हम इसमें डीप में अभी नहीं जाएंगे. अब हमारा तीसरा टॉपिक था साइको एनालिसिस. जो टॉपिक है वो स्टार्ट हुआ है 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में. सो द टर्म फ्रूइड यूज्ड फॉर बोथ हिज थियरी ऑफ पर्सनालिटी एंड हिज थेरापी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. द अनकॉन्शियस इज द प्राइमरी फोकस ऑफ साइको एनालिटिक थियरी. मतलब ये टर्म है वो सबसे पहले फ्रूइड ने यूज़ किया था ये समझाने के लिए कि थियरी ऑफ पर्सनालिटी क्या है और उसके लिए थेरापी में कैसे कोई चीज़ें ट्रीटमेंट के लिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में यूज़ कैसे कर सकते हैं हम किसी भी थेरापी को. सो ये चीज़ें समझाने के लिए फ्रूइड ने सबसे पहले साइको एनालिसिस टर्म को यूज़ किया था कि साइको एनालिसिस यानी कि पर्सनैलिटी को समझना और अगर हम उसे ठीक कर सके तो कैसे थेरापी ट्रीटमेंट्स उसमें यूज़ हो सकती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए. द अनकॉन्शियस इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द साइको एनालिटिक थियरी. जो अनकॉन्शियस पार्ट है वो सबसे पहला फोकस है, प्राइमरी फोकस है साइको एनालिटिक थियरी में. वो जैसे जैसे हम आगे देखेंगे आपको और क्लियरिफाई हो जाएगा. साइको एनालिसिस वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द लेट 18th and early 19th बाई द ऑस्ट्रियन डॉक्टर सिगमंड फ्रूइड. तो साइकोएनालिसिस फाउंड हुआ था लेट 18th and early 19th में बाय ऑस्ट्रियन डॉक्टर सिगमंड फ्रूइड. साइकोएनालिसिस वाज बेस्ड ऑन द थियरी दैट बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय पावरफुल इनर फोर्सेस. साइकोएनालिसिस बेस्ड था एक ऐसी थियरी पर जो डिटरमाइन करता था बिहेवियर को, मतलब कि बिहेवियर है वो कैसे डिटरमाइन होता था किसी भी पावरफुल इनर फोर्सेस से. मतलब कोई चीज़ अंदर चल रही है उसकी वजह से हमारा बिहेवियर कैसे चेंज होता है. जब भी हम चिंता में होते हैं हमें कोई बुलाता है तो गुस्सा आ जाता है. मतलब काइंड ऑफ दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ इट कि बिहेवियर है वो कैसे डिटरमाइंड होता है बाय पावरफुल इनर फोर्सेस. According to Freud and other psychoanalysts, from early childhood, people repress any desires or needs that are unacceptable to them or to the society. सो फ्रूइड का ये मानना था और उनके जैसा अदर साइको एनालिसिस थे उनका ये मानना था कि पहले चाइल्डहुड से ही, मतलब पहले जब बच्चे होते हैं तब से अर्ली चाइल्डहुड से ही कुछ कुछ लोगों के कुछ रिप्रेसेस होते हैं. रिप्रेसेस यानी कि फोर्स आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उनको करने से मना कर दिया जाता है, मानने से मना कर दिया जाता है, या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रांगली कोई इमोशन दिखा दिया जाता है तो फिर वो कुछ रिप्रेस मतलब उनके अंदर दब जाता है कि कोई भी इमोशन है वो या फिर कोई भी इच्छा है उनकी ज़रूरत है वो, और उसकी वजह से कुछ अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती या फिर जो बड़े लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो उनको नहीं करने दिया जाता. तो वो उनके अंदर एक रिप्रेस की तरह रह जाता है कि ये करना था और नहीं हो पाया. तो ये जो रिप्रेस्ड फीलिंग है वो कोज कर सकती है पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस को, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को, और उसके अलावा भी कुछ फिजिकल सिम्टम्स है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं इसकी वजह से. फ्रूइड सेड दैट अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली रिलेटेड टू सेक्स और एग्रेशन वेर प्राइम मोटिवेटर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. मतलब फ्रूइड का ये मानना था कि अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हमेशा इंसान के अंदर चलती रहती है और यूजुअली ये सेक्स या फिर किसी भी प्रकार का एग्रेशन होती है और ये प्राइम मोटिवेटर्स होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के. He was the first person who included the unconscious mind in a formal psychological theory. और फ्रूइड पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अनकॉन्शियस माइंड की ये थियरी को फॉर्मल साइकोलॉजिकल थियरी में इंक्लूड किया था.
Freud believed that all behaviors, whether normal or abnormal, is influenced by psychological motives. मतलब उनका ऐसा मानना था कि कोई भी प्रकार का बिहेवियर हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय साइकोलॉजिकल मोटिव्स. साइकोलॉजिकल मोटिव्स यानी कि हमारे अंदर के कुछ इमोशंस हैं जो स्ट्रांगली कंट्रोल करते हैं इन सारी चीज़ों को, तो उस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, ऑफन अनकॉन्शियस वन. और ज़्यादातर हम इन चीज़ों को लेकर अनकॉन्शियस रहते हैं, कॉन्शियसली हमारे हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं होती. Freud's theory of unconscious mind has a great value to understand the behavior, especially abnormal behavior. फ्रूइड की ये जो थियरी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है, ख़ास करके ये समझने के लिए कि बिहेवियर क्या है, और स्पेशली इन द केस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर्स. अब बात करते हैं हम जेस्टाल्ट साइकोलॉजी की. जेस्टाल्ट साइकोलॉजी वॉज फ्रॉम 1912 to 1940 द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट एम्फसाइजेज दैट इंडिविजुअल परसीव ऑब्जेक्ट्स एंड पैटर्न एज अ वॉल यूनिट्स एंड that the perceived wall is more than the sum of its part. मतलब जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के में ये चीज़ इन्वॉल्व हो रही है कि उनका इस थियरी के बेस पर ये मानना है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग किसी भी चीज़ को एज अ वॉल ही परसीव करते हैं, और जो वॉल हमने परसीव किया है वो हमेशा उस जो पार्ट्स से मिलकर जो वॉल बना है वो हमेशा उस सम ऑफ द पार्ट्स से ज़्यादा होता है. ऐसा यहाँ पर मुझे समझ में आया, और यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जेस्टाल्ट साइकोलॉजी मेड इट अपीयरेंस इन जर्मनी इन 1912. द जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट नोटेबली मैक्स वर्दमीर, कर्ट कॉफका एंड वोल्फगैंग Kohler emphasized that individual perceive objects and pattern as a wall units and that the perceived wall is more than the sum of its part. उनका ऐसा मानना था कि इंडिविजुअल मतलब ऐसा इंडिविजुअल इंसान जो भी चीज़ परसीव करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स या फिर पैटर्न्स को परसीव करते हैं, वो हमेशा एक वॉल यूनिट की तरह परसीव करते हैं, और जो भी उन्होंने उस वॉल में परसीव किया है वो हमेशा जो पार्ट्स का सम है उससे ज़्यादा ही होगा. द जर्मन वर्ड जेस्टाल्ट रफली मीन्स वॉल, फॉर्म और पैटर्न. मतलब ये जो जेस्टाल्ट वर्ड है उसका ही मीनिंग होता है कि वॉल, फॉर्म, मतलब इस वर्ड का मीनिंग ही होता है वॉल, फॉर्म और पैटर्न. मतलब पूरा का पूरा या फिर किसी भी टाइप का कोई फॉर्म या फिर कोई पैटर्न. टू सपोर्ट द जेस्टाल्ट थियरी, वर्थमियर, द लीडर ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, परफॉर्म्ड हिज फेमस एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग द phenomena. In this experiment, two light bulbs are placed a short distance apart in a dark room. The first light is flashed on and then turned it off, just as the second light is flashed on. As this pattern of flashing the lights on and off continues, an observer sees what appears to be a single light moving back and forth from one position to another position. Here, देखो सबसे पहले तो यहाँ तक समझ लेते हैं कि वर्दमियर एक लीडर थे जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के, सारे साइकोलॉजिस्ट या फिर ये थियोरी के. परफॉर्म्ड हिज फेमस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपनी फेमस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया ये समझाते हुए कि ये फिनोमेना एग्जैक्टली वो क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है. तो ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो लाइट्स को शॉर्ट डिस्टेंस पे पूरे डार्क रूम में प्लेस किया, और उसमें एक लाइट को चालू करते और दूसरी लाइट के चालू होते ही पहली लाइट बंद हो जाती, फिर सेम वाइस वर्सा, मतलब एक लाइट चालू होती दूसरी बंद होती, दूसरी चालू होती पहली बंद हो जाती. सो ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया और सामने किसी इंसान को बैठाया गया था, उस इंसान ने ऐसा परसीव किया कि एक ही लाइट है वो यहाँ आगे से पीछे जा रही है, मूविंग बैक एंड फोर्थ. तो ये एक पैटर्न जो है वो एज अ वॉल कंसिडर कर ली उन्होंने, लेकिन वो एक्चुअल चीज़ नहीं थी. एज दिस पैटर्न ऑफ फ्लैशिंग द लाइट ऑन एंड ऑफ कंटिन्यूज, एंड ऑब्जर्वर सीज व्हाट अपीयर्स टू बी अ सिंगल लाइट मूविंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर. यानी कि एक ही लाइट है जो आगे पीछे मूव कर रही है फ्रॉम एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन. हियर सेड जेस्टाल्टिस्ट इज प्रूफ दैट पीपल परसीव वॉल और पैटर्न रेदर देन कलेक्शन ऑफ सेपरेट सेंसेशन. यानी कि पूरी चीज़ को ही कंसिडर करते हैं या फिर किसी पैटर्न को कंसिडर करते हैं रेदर देन कलेक्शन ऑफ सेपरेट सेंसेशन, यानी कि सेपरेट सेंसेशन में वो नहीं परसीव करते. व्हेन द नेजिस कम टू पावर इन जर्मनी इन 1930s, द जेस्टाल्ट स्कूल डिसबैंड एंड इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर्स इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट. जब नेजिस है उन्होंने जर्मनी इस पर कब्जा किया तो जो जेस्टाल्ट स्कूल थी वो वहाँ पर बंद हो गई, और उसके बदले में जो उसके प्रोमिनेंट मेंबर थे, मेन मेंबर्स थे, उसको यूएस में इमिग्रेट किया गया, वहाँ पर उनको भेजा गया टू रीड द
fundamental concept underlying Gestalt psychology that the mind interprets experience in a predictable ways rather than simply reacts to them। यानी कि किसी भी इंसान का जो माइंड है वो हमेशा किसी भी एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करता है कुछ अपने अकॉर्डिंग प्रिडिक्टेबल वे में कि ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है, रेदर देन सिंपली रिएक्टिंग टू देम, यानी कि जो है उसको रिएक्ट करने की बजाय वो प्रिडिक्टेबल वे में बताता है कि ऐसा होगा। इज द सेंट्रल टू कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, इज सेंट्रल टू कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, यानी कि सेंट्रल थियरी है या फिर कॉग्निटिव, मतलब दो चीज़ों को जुड़कर बनने वाली साइकोलॉजिस्ट। आइडियाज़ अबाउट लर्निंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इवन साइकोथेरेपी। लर्निंग में भी हम कुछ चीज़ों को परसीव करते हैं, मेमोरी में भी सेम, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी और साइकोथेरेपी में, मतलब हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को परसीव करते हैं और जो परसीव किया है वो हमेशा जो होता है उससे ज़्यादा ही होता है, कुछ अलग होता है। सो ये चीज़ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में समझाई गई है। होप दिस वुड बी हेल्पफुल। सो अब बारी है बिहेवियरिज्म की। 1913 presents the school of psychology that views observable, measurable behavior as the appropriate subject matter for psychology and emphasizes the key role of environment as a determinant of the behavior। तो ये जो बिहेवियरिज्म है, ये जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, इसमें हम ये चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं जिसको हम देख सकते हैं, मतलब जो ऑब्जर्वेबल है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं एज अ बिहेवियर, कि उन्होंने गुस्सा किया, ज़्यादा गुस्सा किया, कम गुस्सा किया, वो पर्सन उदास है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, मे बी इस टाइप के एग्जांपल्स हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं एज द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर फॉर साइकोलॉजी। और ये चीज़ इस सब्जेक्ट को साइकोलॉजी के लिए एक अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट बनाता है, क्योंकि इसको डिटरमाइन करने के लिए, मतलब कि कौन सा बिहेवियर कब शो होगा, ये डिटरमाइन करने के लिए जो डिटर्मिनेंट है बिहेवियर का वो है एनवायरनमेंट। मतलब की रोल है एनवायरनमेंट का यहाँ पर, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट वैसा बिहेवियर, और इसीलिए एनवायरनमेंट को डिटर्मिनेंट कहा गया है। ओके। The American psychologist John B. Watson introduced a major aspect of psychology called behaviorism. He said that psychologists should study only observable behavior rather than states of consciousness or thought process, as the functionalists and structuralists were doing in previous schools of psychology। मतलब ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जॉन बी वैटसन, उन्होंने एक मेजर एस्पेक्ट को साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया जिसको उन्होंने बिहेवियरिज्म नाम दिया। He said that psychologists should study only observable behavior, सिर्फ observable behavior को study करें rather than, मतलब कि उसके अलावा जो कॉन्शियसनेस पे फोकस हो रहा है, मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस हो रहा है, ये सारी चीज़ों पर ना फोकस करके ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करें, क्योंकि जो फंक्शनलिस्ट है, स्ट्रक्चरलिस्ट है, वो प्रीवियस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में ये चीज़ों पे फोकस कर रहे थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू वैटसन, बिहेवियर इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट एंड द मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज टू आइडेंटिफाई द stimulus response relationship which is lawful and practicable। तो ये यहाँ पर हमने देखा था कि जो वैटसन है उन्होंने बिहेवियर को डायरेक्टली कोरिलेट किया है, कि डायरेक्टली ये अफेक्ट होता है कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर से, कोई भी स्टिमुलाई से। तो जो भी स्टिमुलाई एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली बिहेवियर चेंज होगा, पर्सन रिएक्ट करेगा। और इसीलिए मेजर गोल साइकोलॉजी में ये है कि वो आइडेंटिफाई कर सके हम लोग कि स्टिमुलस और उसके रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप क्या है, कौन सी चीज़ में कोई पर्सन कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये चीज़ को देखे जिससे हमें उसके बिहेवियर के बारे में आइडिया लग सके। और ये चीज़ें पढ़ना लॉफुल भी है और इसकी वजह से हम उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, सो प्रिडिक्टेबल भी है। Watson's approach to behaviorism was strongly influenced by the research of the Russian physiologist Ivan B. Pavlov. Watson and the other behavioralists realized that human behavior could also be changed by conditioning। तो वैटसन का जो ये अप्रोच है बिहेवियरिज्म की तरफ, वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है रशिया के एक फिजियोलॉजिस्ट है इवान बी पावलोव की रिसर्च को, क्योंकि वैटसन और दूसरे बिहेवियरिस्ट ने ये रियलाइज़ किया कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको हम चेंज कर सकते हैं कंडीशनिंग से। कंडीशनिंग यानी कि जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर है उसको उस पर्सन के अकॉर्डिंग मोल्ड करके, चेंज करके, कंडीशनिंग मतलब उसको जैसे कंडीशन पर्सन है उस तरीके से धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट को ढालना, या फिर उस जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट है उसके तरफ पर्सन के बिहेवियर को ढालना। मतलब ये चीज़ें चेंज करके ह्यूमन बिहेवियर को हम कंडीशन करके ठीक कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। ड्यूरिंग द mid-90s the American behavior psychologist B.F. Skinner became known for his studies
ऑफ हाउ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर। मतलब मिड 19 की जो स्टडीज़ है उसमें अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर के साइकोलॉजिस्ट थे B.F. स्किनर, उन्होंने उनकी स्टडीज़ से बताया कि कैसे रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट है वो किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जो रिवॉर्ड्स है वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करते हैं, यानी कि वो बिहेवियर वो पर्सन दोहराए उसके लिए उसको मोटिवेट करते हैं एंड कॉज बिहेवियर टू बी रिपीटेड। स्किनर सजेस्टेड दैट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़ मोर इफेक्टिव इन टीचिंग न्यू एंड बेटर बिहेवियर। और वो ये भी बताते हैं कि ये जो रिवॉर्ड्स वाले सिस्टम है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से कुछ हम टीचिंग न्यू पैटर्न, कुछ न्यू बेटर बिहेवियर को टीच करने के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल लें कि कोई एक शैतानी बच्चा है जो थोड़ी देर भी शांति से नहीं बैठ सकता, अगर उसको ऐसा बोला जाए कि इतनी देर यहाँ पर जा रहा है, वहाँ पर तू इतनी शांति रखेगा और हमारी बात मानेगा तो तुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो अगर एक बार उससे वो रिवॉर्ड मिला तो फिर वो उसको वो बिहेवियर रिपीट करने के लिए उसको वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी कि दूसरी बार भी उसको अगर ऐसा बोला जाए तो वो बात मानेगा और इससे ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसका बिहेवियर है वो न्यू होता मतलब कोई नई चीज़ें वो सीखेगा, कुछ अच्छा होता जाएगा उसके बिहेवियर में, धीरे धीरे इससे चेंजेस आते जाएंगे। अब इसके बाद का टॉपिक है हमारा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी 1950s present. This is a school of psychology that focuses on the uniqueness of human beings and the capacity for choices, growth and psychological health. मतलब ये जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये सबसे लेटेस्ट है, मॉडर्न भी बोल सकते हो इसको। ये मेनली फोकस करती है ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में है या फिर जो बाकी के क्रिएचर्स से ह्यूमन बींग्स में यूनिक है उसको यूनिक बनाती है, जैसे कि उनकी कैपेसिटी टू चॉइस, ग्रोथ एंड फिजियोलॉजिकल हेल्थ। मतलब हमारी जो कैपेसिटी है कि हम किसी भी चीज़ पे चॉइस कर सकते हैं, हम अपने आप की ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, हमारी फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे भी फोकस रहता है, मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रहे, इस सब चीज़ों पे। मतलब ये सारी चीज़ें जो यूनिक है ह्यूमन बींग्स में, इस पर इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मेन फोकस है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वॉज बॉर्न आउट ऑफ डिज़ायर टू अंडरस्टैंड द कॉन्शियस माइंड, फ्री विल, ह्यूमन डिग्निटी एंड द कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है उसका नाम ही बताता है कि ये सिर्फ ह्यूमंस की साइकोलॉजी है जो ह्यूमंस को बाकी की लोगों से मतलब बाकी के क्रिएचर्स से अलग करती है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का जन्म हुआ क्योंकि एक डिज़ायर थी ये समझने की कि कॉन्शियस माइंड क्या है, उस दौरान उसके एक्सपीरियंसेस क्या है, फ्री विल यानी कि जो अपनी इच्छा है किसी भी पर्सन की वो क्या है, ह्यूमन अपनी डिग्निटी को कैसे मेंटेन करता है, कैसे शो अप करता है, कैपेसिटी जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन की यानी कि खुद को देख पाने की, खुद पे काम करने की, ग्रो कर पाने की, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए इस टॉपिक को इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का बॉर्न हुआ, इन्वेंशन हुआ या फिर इम्पोर्टेंस है इसकी। Humanistic psychology believe individuals are controlled by their own values and choices and not entirely by the environment. इस साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि इंडिविजुअल्स है वो अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मतलब अपने आप के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है कोई भी ह्यूमन अपनी वैल्यूज़ के बेसिस पे, चॉइसेस के बेस पे। वैल्यूज़ मतलब संस्कार, सिद्धांत एंड ऑल दैट, एंड चॉइसेस मतलब कि वो लाइफ में कैसी चॉइसेस करता है उसके ऊपर, एंड नॉट एंटायरली बाय द एनवायरनमेंट। और पूरा एनवायरनमेंट में निर्भर नहीं होता, वो अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके थ्रू वो ये सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है और सिलेक्ट करता है। मतलब टोटल बिहेवियर है वो सिर्फ एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं होता। The goal of humanistic psychology is to help people function effectively and fulfill their own unique potential. So जो गोल है इस humanistic psychology के पीछे का वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को हेल्प हो सके कि वो अपने फंक्शंस को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके और अपनी पूरी पोटेंशियल से जो भी अपना गोल है उसको फुलफ़िल कर सके। The humanistic movement was led by American psychologist Carl Rogers and Abraham Maslow. According to Rogers, all human beings are born with a drive to achieve their full capacity. At about the same time, Maslow theorized that all people are motivated to fulfill a hierarchy of needs. ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट है उस टाइम से लेकर कुछ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जैसे कि कार्ल रोगर और अब्राहम मैस्लो, इन्होंने कुछ बताया साइकोलॉजी के ऊपर, जिसमें से रोगर का ये मानना था कि सारे इंसान जब भी जन्म लेते हैं तब से ही उसमें फुल कैपेसिटी होती है कि
वो अपनी ड्राइव को मतलब जो भी अपनी इच्छा है उसको अचीव कर सके। और मैस्लो ने भी उसी टाइम पर एक थियोरी दी जो ये बताती है कि पीपल आर ऑलरेडी मोटिवेटेड, मतलब वो मोटिवेटेड है कि हायरार्की ऑफ नीड्स, मतलब जो भी उसकी सारी नीड्स है उसको वो फुलफिल कर सके। एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की देयर आर बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब हायरार्की मतलब कि जो अरेंजमेंट है उसमें प्रायोरिटी से लेकर लोवेस्ट स्टेज तक तो जो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो हायरार्की में सबसे बॉटम में है, जैसे कि कुछ हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप यानी खाना पानी और सोना। उसके बाद फर्दर हायरार्की में उसके ऊपर होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कोई भी पर्सन बेसिक नीड्स के बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहेगा। फिर बिलोंगिंग एंड लव, मतलब उसके साथ कोई हो, उससे कोई प्यार करने वाला हो। एंड देन एस्टीम रिलेटेड नीड्स, एस्टीम रिलेटेड यानी कि कुछ रिस्पेक्ट मिले उसको इस समाज में उसके अपने लोगों से। Once these needs are met, Maslow believed people strive for self-actualization, the ultimate state of personal fulfillment. एक बार ये सारी चीज़ें उस पर्सन को मिल गई तो मैस्लो ऐसा बताता है कि फिर कोई भी इंसान हो, ये बेसिक नीड्स जो भी उसकी चाहत है वो मिलने के बाद फिर उस इंसान को चाह होती है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि खुद वो एक्चुअली में क्या है, क्यों इस दुनिया में आया है, क्या गोल्स उसको फुलफ़िल करने हैं, मतलब स्पिरिचुअल सेल्फ की तरफ, स्पिरिचुअलनेस की तरफ उसके गोल्स है। उसके लिए वो स्ट्राइव करता है कि अब उसको ये जानना है क्या है, और ये चीज़ें जानने के बाद उसको एक अल्टीमेट स्टेट ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट फील होता है। Many psychologists do not associate themselves with a particular school or theory. कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये स्कूल्स ऑफ थियोरी में बिलीव करते हैं। उसके साथ ही साथ कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो इन दोनों में से, मतलब इन सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में से किसी भी पर्टिकुलर स्कूल या थियोरी में नहीं एसोशिएट करते अपने आप को, बल्कि इंस्टेड दे सेलेक्ट एंड यूज व्हाट सीम्स बेस्ट फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इक्लेक्टिज्म, यानी कि उसके बावजूद ये कुछ लोग जो कोई भी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में बिलीव नहीं करते, वो अपने आप से सिलेक्ट करते हैं और यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को जो उसको उस टाइम पर बेस्ट लगती है अमंग द वाइड वेराइटीज़ ऑफ सोर्सेज, और इस अप्रोच को इक्लेक्टिज्म बोलते हैं। सो यहाँ पर हम अपने ये टॉपिक के रिविजन्स को ख़त्म करते हैं। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। ये आप एक्सप्लेनेशन आप सब लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट डाउन योर ऑल द सजेशंस एंड नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहे वो सब मुझसे बनती कोशिश, पूरी कोशिश करूँगी कि आपके टॉपिक्स को जल्द से जल्द ला पाऊँ। और अभी साइकोलॉजी स्टार्ट किया है तो एंड करके ही ख़त्म करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो कि है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।